कंपनी। जी हाँ दोस्तों, लगातार देश में बेरोजगारी की जो समस्या है वो बढ़ती ही जा रही है और इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ गई कि 28,000 नए कर्मचारी बेरोजगार होंगे। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी हाँ दोस्तों, आज की सबसे बड़ी अपडेट जो है कोरोना महामारी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी देश में इस समय पूरी तरह से जो है छा चुकी है और जहां जहां देखें तो वहां पे कोरोना के मामले जो है दिन प्रतिदिन जो है चौगुने के हिसाब से जो है बढ़ रहे हैं। आंकड़ों पे अगर नजर डालते हैं तो आंकड़ों के हिसाब से 13 लाख से ज्यादा आंकड़े सिर्फ एक राज्य यानी कि महाराष्ट्र में है, जहां पे मरने वालों की संख्या 35,751 के करीब पहुंच चुकी है। बात करें पूरे देश में तो 60 लाख से ऊपर मामले हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 60 लाख से ज्यादा मामले अभी तक भारत में रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। मरने वालों की संख्या करीब 1 लाख के पहुंच चुकी है, जो भारत में बताता है कि किस प्रकार भारत ने जो है कोरोना वायरस से निपटने की सारी जो चीजें की थी वो पूरी तरह से विफल हो चुकी। सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा जो भी नियम पाले गए थे सब कुछ जो है धरे के धरे रह गए, क्योंकि कोरोना महामारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है बिहार चुनाव को लेकर। बिहार चुनाव को लेकर लगातार जी हाँ दोस्तों अटकलें निकल के आ रही है और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ना एनडीए में जाएंगे ना महागठबंधन, तो कहां जाएंगे चिराग पासवान। जी हाँ दोस्तों, इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प उन्हें चुनना ही होगा। बात करें बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी के डिमांड की वजह से महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मुद्दा उलझा हुआ है। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने समेत पार्टी के कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं से 143 सीटों पर तैयारी करने को कहा। इस वक्त बिहार की राजनीति जिस रूप में दिख रही है उससे तो यही लगता है कि चिराग पासवान बिना गठबंधन के चुनाव में नहीं उतरेंगे। चिराग पासवान पहले से ही कह चुके हैं कि वह महागठबंधन में नहीं जाएंगे। अगर वह एनडीए में भी अलग होते हैं तो उनके पास क्या विकल्प होंगे, चिराग पासवान किन विकल्पों पर विचार कर सकते हैं, जानते हैं इसको विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, बात करें चिराग पासवान के पास पहला विकल्प है एनडीए में बीजेपी एलजेपी को 30 से 32 सीटों देने को। हालांकि चिराग पासवान 42 सीटों में से कम पर तैयार नहीं दिख रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि चिराग पासवान सीट को लेकर आज अंतिम निर्णय ले सकते हैं। बीजेपी ने चिराग से कहा कि बुधवार शाम तक वह अपने स्टैंड क्लियर करेगी। सूत्रों का कहना है कि अगर एलजेपी आज सीट शेयरिंग पर अपनी अंतिम राय नहीं देती तो बीजेपी और जेडीयू अपने अपने हिस्सों की सीटों का ऐलान कर देगी। चिराग पासवान के पास दूसरा विकल्प क्या है? चिराग पासवान के पास दूसरा विकल्प यह है कि वह एनडीए से अलग हो जाए। उसके बाद वह बिहार में उन सीटों पर प्रत्याशी न उतारे जहां बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। इस लिहाजे से एलजेपी के ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का सपना भी पूरा हो जाएगा और केंद्र में बीजेपी के साथ उसका गठबंधन भी बना रहेगा, क्योंकि चिराग पासवान लगातार कहते हैं कि उनका गठबंधन बीजेपी के साथ है, ना कि जेडीयू के साथ। जेडीयू के नेता इस बात को दोहराते रहते हैं। तीसरा विकल्प है कुशवाहा और मायावती के गठबंधन को मजबूत करे चिराग पासवान के सामने तीसरा विकल्प यह दिखता है कि वह उपेंद्र कुशवाहा और मायावती के मिलकर गठबंधन की तैयारी हो जाए। महागठबंधन से अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में जाना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। इसके बाद उन्होंने मायावती की बीएसपी के साथ गठबंधन किया। इस गठबंधन में अगर चिराग पासवान आते हैं तो चुनाव परिणाम में कोई बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। बिहार में अनुमान के मुताबिक बिहार में दलित और महादलित मिलकर करीब 16% वोटर हैं। वहीं बिहार में कोयरी यानी कि कुशवाहा की कुल आबादी 6 से 7% के करीब है। इस बैंक में हिसाब लगाया जाए तो कुल मिलाकर लगभग 20 से 21% हो जाता है और इसमें करीब 5% पासवान समाज के कोर वोटर रामविलास पासवान और चिराग पासवान का साथ देते हैं। तो इस प्रकार जो है लगातार बिहार इलेक्शंस में जो है नए नए मामले सामने आते रहते हैं। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ जो निकल के आ रही है हाथरस गैंग को लेकर। जी हाँ दोस्तों, हाथरस गैंग को लेकर एक बार फिर से देश में काफी शर्मसार करने वाली घटना हम सबके सामने आ चुकी है। हाथरस गैंग पीड़िता के शव को आधी रात हुआ दाह संस्कार। पुलिस पर जबरन चिता जलवाने का लगा आरोप। घर वालों ने जाहिर किया खौफ। भाई का आरोप, जबरन सहमति पत्र पर करवाए गए हस्ताक्षर। पुलिस ने की थी धक्का मुक्की। कई लोगों को घर में बंद करने और उसे डराने धमकाने का भी पुलिस पर लगाए आरोप। मां ने कहा घर में अंतिम बार हल्दी लगाकर बेटी को करना चाहती थी विदा, लेकिन पुलिस नहीं मानी। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में गैंगरेप को शिकार हुई 19 वर्षीय युवती के शव को मंगलवार रात पुलिस ने दाह संस्कार कर दिया। पीड़िता का शव देर रात गांव पहुंचा। ग्रामीणों के भारी विरोध के बीच उसकी चिता जला दी गई। मां चीखती रही बेटी का शव उन लोगों को सौंपा जाए। वह बिलखती रही बेटी को अपनी देरी से हल्दी लगाकर विदा करूंगी, लेकिन पुलिस ने किसी की नहीं सुनी। हैरानी वाली बात यह है कि पुलिस ने लड़की का दाह संस्कार करने के बाद उसके घर वालों को ही नहीं बताई। पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर चारों तरफा हमले हो रहे हैं। इधर यूपी सरकार ने इस मामले में एसआईटी जांच गठित कर दी है। लगातार जी हाँ दोस्तों, देश में कुछ न कुछ घटना जो है महिलाओं के खिलाफ होते रहते हैं और सरकारें जो है एक न एक जो है गठित करती रहती हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकाल पा रहे। देखते हैं आखिरकार अब योगी सरकार इस मामले में कितना आगे कार्रवाई कर सकती है। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम को लेकर। अब आपको क्रेडिट कार्ड, जी हाँ दोस्तों, डिजिटल फ्रॉड
पर अंकुश लगाने के लिए अब एक रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर से एक नया नियम लागू किया है। रिजर्व बैंक के नियम में क्या किया गया है कि मुताबिक आज से यूजर्स को अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिमिट सेट करना होगा। यानी यूजर्स को एटीएम और पीओएस मशीन पर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने और ऑनलाइन खरीदारी की लिमिट तय करनी होगी। कार्ड होल्डर से ये लिमिट नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या फिर बैंक एटीएम पर जाकर तय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई के नए नियम के मुताबिक डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूजर्स को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और कॉन्ट्रैक्टलेस ट्रांजैक्शन को लेकर प्रेफरेंस दर्ज कराना होगा। जिन कस्टमर्स को नया कार्ड जारी किया जाएगा उन्हें हर सेवा के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। कार्ड जारी करने के दौरान इसमें केवल एटीएम और पीओएस मशीन के डोमेस्टिक रजिस्ट्रेशन को ही जो है सुविधा दी जाएगी। अन्य तरह की सुविधाओं के लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप अपने कार्ड के लिए स्पेंड और विड्रॉल लिमिट तय करते हैं तो आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो यह लिमिटेड होगा। यानी कि दोस्तों, अगर साफ शब्दों में कहा जाए कि अब आपको जो है आपके डेबिट कार्ड पर और क्रेडिट कार्ड पे एक लिमिट सेट कर देंगे कि आप महीने में 40,000 रुपए अगर खर्च करते हैं, कोई 1 लाख खर्च करता है तो उसका लिमिट सेट करेगा कि मैं महीने में 40,000 से ज्यादा विड्रॉल नहीं करूंगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अब आप उस महीने में आप चाहकर भी जो है 40,000 से ज्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते डेबिट कार्ड से। तो ये आपके लिए अच्छा होगा कि अगर आपके साथ कुछ भी फ्रॉड वगैरह होता है तो आपका पैसा उतना ही खर्च होगा जितना लिमिट आपने सेट किया है, ना कि पूरा अकाउंट। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी पहल है। जी हाँ दोस्तों, इससे क्या होगा कि जो साइबर क्राइम है उस पर थोड़ा अंकुश लगेगा और इससे काफी ज्यादा फायदा जो है लोगों को मिलेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बाबरी मस्जिद को लेकर जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा फैसला आ चुका है। इसके बीच में बाबरी विध्वंस पर लखनऊ की स्पेशल अदालत आज सुनाएगी फैसला। फैसले से पहले बोले आरोपी रामविलास वेदांती किसी भी सजा के लिए हैं तैयार। वेदांती ने कहा, हमको विश्वास है कि मंदिर था और रहेगा। उन्होंने कहा कि बाबर तो कभी अयोध्या आया ही नहीं, फिर मस्जिद कैसे। बात करें बाबरी विध्वंस पर, आज लखनऊ की एक स्पेशल अदालत बड़ा फैसला सुनाते जा रही है। इस केस में बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत कुल 32 आरोपी हैं। इन आरोपियों में शामिल राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य मां विलास वेदांती ने फैसले से पहले कहा कि उन्हें बाबरी ढांचे का तुड़वाया है और इसके लिए अगर उन्हें फांसी भी होती है तो वह तैयार है। रामलला के लिए फांसी को भी तैयार है। वेदांती ने ऐसा बयान दिया है। वेदांती ने फैसले से पहले कहा कि हमको विश्वास है कि वहां मंदिर था और मंदिर रहेगा। हमने उस ढांचे को तुड़वाया, उस खंडहर को तुड़वाया, इसके लिए हमको गर्व है। ढांचा तुड़वाने के आरोप में, खंडहर तुड़वाने के आरोप में यदि फांसी होती है तो यदि आजीवन कारावास होता है तो इस रामलला के लिए जेल जाने और फांसी चढ़ने के लिए भी वो तैयार है, लेकिन रामलला को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो आज आने वाला है फैसला बाबरी मस्जिद के विध्वंस को लेकर। देखते हैं क्या फैसला कोर्ट देती है। काफी लंबा समय बीत चुका है, 28 से 30 साल का करीब जो है समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई खास फैसला सुनाया नहीं गया है। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी समस्याओं में से। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, डिजिटल भारत की बात करते हैं लगातार, लेकिन अगर देखे जाए आंकड़े तो बिल्कुल इसके विपरीत होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार वो प्रति वर्ष देने वाले हैं, लेकिन बात करें अगर कोरोना काल से और कोरोना काल के पहले से तो भारत में जो बेरोजगारों की संख्या है उसमें कई गुना इजाफा हुआ है। यानी कि आजादी के बाद से अब तक भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं। यानी ये समस्या कितनी बड़ी है आप इस बात का अंदाजा लग सकते हैं। किसी देश का रोजगार, जी हाँ दोस्तों, यानी युवा बैठा है घर पे बेरोजगार बैठ के, तो उसे कितना ज्यादा, जी हाँ दोस्तों, देश को जो है प्रगति मिल सकती है। बात करें जीडीपी को लेकर तो भारत की जीडीपी -23% लुढ़क गई, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा थी। यानी कि भारत जैसे देश में जहां पर 1.3 बिलियन जी हाँ दोस्तों लोग हैं, उसके बावजूद भारत में अगर जीडीपी -28% में है तो आप समझ सकते हैं कि देश की प्रगति किस हद तक नीचे गिर चुकी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है कि 28,000 कर्मचारियों को छटनी करेगी यह कंपनी। कौन सी है कंपनी? जी हां दोस्तों, कोविड-19 की महामारी के कारण पूरी दुनिया में कारोबारी बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। अमेरिका की दिग्गज कंपनी वॉल्ट डिज्नी ने 28,000 कर्मचारियों को निकालने की घोषणा की है। इनमें से अधिकांश कर्मचारी थीम पार्क्स में काम करते हैं। अमेरिका इस महामारी में सबसे अधिक प्रभावित है। भीड़भाड़ से बचने के लिए लोग थीम पार्क्स में जाने से बच रहे हैं। कैलिफोर्निया में पर्यटकों के आकर्षक का डिज्नीलैंड बंद हो चुका है। कंपनी का कहना है कि जिन कर्मचारियों को निकालने की तैयारी है उनमें 2/3 पार्ट टाइम वर्कर हैं। इस साल की शुरुआत में जब कोरोना का प्रकोप फैलना शुरू हुआ तो डिज्नी ने पूरी दुनिया में अपने थीम पार्क बंद कर दिए थे। डिज्नीलैंड को छोड़कर बाकी सभी पार्क खोल दिए गए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के कारण पर्यटकों की संख्या में सीमित रखा गया है। यानी कि पूरी तरह से लोग अब पार्क में भी नहीं आ पा रहे हैं। कंपनी की पार्क्स यूनिट के चेयरमैन जोशी डी अमोरो ने एक बयान में कहा कि हमने कर्मचारियों को निकालने का मुश्किल फैसला करना पड़ा। सभी स्तरों पर कर्मचारियों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कर्मचारियों को भेजे पत्र में उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट ने खर्च कम करके, प्रोजेक्ट बंद करके और ऑपरेशन को दुरुस्त करने की छटनी से बचने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन इन उपायों से बात नहीं बनी
यानी इसलिए कंपनी को छटनी का फैसला करना पड़ा। तो देश में जहाँ दोस्तों पूरी दुनिया में जो है बेरोजगारी जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, लेकिन अगर बात करें आंकड़ों को लेकर तो भारत में सबसे ज्यादा इस समय आंकड़े खराब है बेरोजगारी को लेकर। तो दोस्तों चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी दोस्तों, दीपिका पादुकोण के ऊपर जी दोस्तों लगा है ड्रग्स का आरोप और अब उनसे जो है एनसीबी की पूछताछ लगातार चलती जा रही है और नए नए मामले जो है सामने निकल कर आ रहे हैं। तो